अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने आयोनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है ये एग्जांपल के साथ हमने इसको स्टडी किया था। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है एग्जांपल के साथ इसको पढ़ा था। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी का जो यूनिट वगैरह हैं, यूनिट जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो जूल पर मोल, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। ठीक है, वो तो हमने पहले डिस्कस किया था। इस ग्राफ में कुछ एलिमेंट लिए गए हैं जैसा कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, पोटाशियम, सल्फेट, कैल्शियम। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि I1, I2, I3, I4 अप टू I7 तक यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम सोडियम की बात करें तो इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कितनी है 495 और जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है 4562। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत कम है और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने पहले यहाँ पे डिस्कस किया था कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों हो रही है। ठीक है, तो अभी भी मैं उसको फिर दोबारा उसको रिव्यू कर लेते हैं। आप देख लें, हमारे पास एटम की स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये एटम है, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं, यहाँ से कुछ जल्दी समझ में आ जाएगा। ये पूरा एटम है, ठीक है, इसका जो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव कराने के लिए हमें एनर्जी थोड़ी देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब है जो नेगेटिव चार्ज का इम्पैक्ट होगा वो कम हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज का इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस के करीब होगा और वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा देंगे। मैंने इस पर कल भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अभी हम दूसरे एलिमेंट के तरफ में मैग्नीशियम की 738 है और 1451 है। सेकंड आयोनाइजेशन है और थर्ड आयोनाइजेशन है, आप देख सकते हैं वो है 7733। ठीक है, ये इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए, जैसे देख रहे हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए हमें एनर्जी कम देनी पड़ रही है, सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी और ज़्यादा और थर्ड को निकालने के लिए और ही ज़्यादा। ठीक है, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन करीब होता जाएगा न्यूक्लियस के करीब होता जाएगा तो एनर्जी हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी और ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ऐसे मतलब कुछ एग्जांपल बताए गए हैं कि पोटाशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इनकी डिफरेंट एनर्जी है और डिफरेंट है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा, ठीक है, उसको निकालने के लिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा ही होगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो उसको हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो न्यूक्लियस का फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वो कम होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल के जो हमारे एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उन पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर हमने पहले ही डिस्कस कर लिए थे और कुछ यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था न्यूक्लियर चार्ज। एटम के अंदर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और बीच में क्या होता है, इसका न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होती हैं। वो अपने इलेक्ट्रॉन को जो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनको अपनी तरफ इफेक्ट करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा उस पर न्यूक्लियस फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, जो शेल के अंदर दूर होगा, मतलब जो न्यूक्लियस है उससे दूर होगा, तो उसको समझने के लिए हम फिर वहाँ पे चलते हैं, न्यूक्लियस का एटम के पास चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लें, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके करीब है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन करीब है तो इसका मतलब है जो न्यूक्लियस यहाँ पे फोर्स होगा इस इलेक्ट्रॉन पे और इस इलेक्ट्रॉन पे इन सब इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब हैं। अगर हम दूसरे शेल में आ जाएंगे तो उस पे
और थोड़ा सा कम होगा न्यूक्लियस का फोर्स, क्योंकि वो उससे दूर हो जाएगा, इसीलिए इस पे कम होगा। अगर थर्ड की बात करें तो उस पर सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि सबसे दूर जो है ये इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से, क्योंकि यहाँ तक न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक हो रहा है, इसीलिए यहाँ से तो यहाँ पे जो है हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड। उसके बाद हम एटॉमिक साइज पे आ जाते हैं। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं। यहाँ पे फिर वही बात है कि न्यूक्लियस से अगर एटॉमिक की साइज़ बड़ी होगी तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से और भी बाहर चला जाएगा और दूर हो जाएगा, तो यहाँ पे फोर्स, जो न्यूक्लियर फोर्स है चार्ज का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, वो वीक हो जाएगा। यार उसको हम रेडियस भी कह सकते हैं, क्योंकि रेडियस जैसे सर्कल होता है ना, सर्कल बना होता है, ठीक है। अब उसके सेंटर से हम साइड तक जाएंगे, शेल तक जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तक, जो वो रेडियस होगा वो रेडियस ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा। उसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक नंबर होते हैं, 4 नंबर होते हैं जो किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एड्रेस बता रहे होते हैं, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करते हैं। उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड करता है, आप लोगों को सबसे पहले मैं ये समझाना चाहूँगा कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। हम चलते हैं किसी एटम के पास, ठीक है, देख लें यहाँ पे क्लोरीन के पास आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें शील्डिंग इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होती हैं, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज है, वो इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ पे, और दूसरे शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे होगा ये कि ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को सेम चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस यहाँ न्यूक्लियस से और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में शील्ड का काम कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे डिपेंड करता है। तो आपको समझ में आ गया कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। अब हम जाते हैं हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिट। जो हमारा किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का हम एटम ले लें, उसका जो वैलेंस शेल होता है उसके, वो या तो कम्प्लीटली फिल्ड होता है या तो हाफ फिल्ड होता है, ठीक है। तो वो भी डिपेंड करता है। अगर कम्प्लीटली फिल्ड होगा तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन होगी, वो इक्वली सब पे डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी। अगर हाफ फिल्ड होगा तो न्यूक्लियस ज़्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो फोर्स पे ज़्यादा पड़ेगी। उसके बाद नेचर ऑफ ऑर्बिट की कौन सी नेचर है कि पहला ऑर्बिट है, दूसरा है, तीसरा है, वो किस किस्म का है, ठीक है। उसके बाद द एक्सटेंशन ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने पहले बताया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमारा लास्ट में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स इनके बताए गए हैं, बहुत और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मगर यहाँ पे हम फिलहाल यही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। फर्दर इंशाल्लाह हम कल आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।